आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे जो 12 सीबीएसई का थर्ड चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टर्म है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट। तो बेसिकली अगर हम लोग ध्यान दें तो कंडक्टर क्या होता है, हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ा है कंडक्टर का कि कंडक्टर इज एनी सब्सटेंस विच हैव द टेंडेंसी या विच अलाउ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है। तो एज विल सी कि अगर ये कोई कंडक्टर है तो ये कंडक्टर या नॉर्मल हम लोग कोई कंडक्टर ड्रॉ करें, इसी को हम बना लेंगे कंडक्टर कि ये कोई कंडक्टर है जिसका कुछ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एंड उसका लेंथ है। तो इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव नहीं करते जब तक हम कोई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस अप्लाई ना करें। अगर हम इसी को एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्टार्ट टू मूव, ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई दिस, एंड करंट का डायरेक्शन ऐसा है, राइट। तो अब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जस्ट आई कैन राइट अबाउट दिस वन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम चार्ज को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q आई विल राइट, एंड इट इज एनी। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है। तो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज इज गिवन बाय चार्ज इज Q, इट इज एनी, एंड यहां पे n क्या है, n is the number of electrons, n is the number of electrons, and E is the charge on electron. What is the charge on electron, ये भी हमें पता होना चाहिए। E is equals to minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. This is the charge on electron. और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होता है, बट चार्ज ऑन प्रोटॉन का भी वैल्यू सेम है, बट दैट विल बी पॉजिटिव। तो 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, दैट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज क्या है हमने बता दिया, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फिर से ये कंसेप्ट आ जाता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कब स्टार्ट होगा, जब हम किसी कंडक्टर को एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करेंगे, मीन टू से एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे देन एंड ओनली देन इट विल allow the flow of electron. Another way, electrons are embedded in the conductor, but electron does not flow. They will flow when we apply the terminal potential difference. Okay, तो वही चीज है कि इसके अंदर भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब मूव करेंगे, व्हेन वी अप्लाई द टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस इट, राइट। अभी हमने इसमें ये नहीं दिखाया है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने नहीं दिखाया है। सो एज वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू फ्लो। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड यूनिट ऑफ चार्ज, unit of charge is coulomb, which is represented by C, right? तो ये चार्ज का कंसेप्ट हो गया। अभी करंट की हम बात करें तो व्हाट इज द करंट, करंट जो है इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
व्हाट इज करंट? करंट जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल्स टू Q बाई T, बट Q इज NE बाई T. तो इट इज द टर्म विच इज डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम से डिवाइडेड है. तो अगर फिजिक्स में कोई टर्म, इफ एनी टर्म इज डिवाइडेड बाय टाइम, देन वी यूज द वर्ड रेट. तो यहां किसका रेट है? चार्ज का. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट. सो वी कैन डिफाइन द करंट. इट इज सिंपली, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ charge, rate of flow of charge. So current I is equals to, we can write it as Q by T, which is NE by T, and the unit of current is ampere. As we know, unit of current is ampere, which is represented by capital A, and it will be coulomb per second, and ampere is nothing but, or it is coulomb per second, and coulomb per second itself is the ampere, right? So when the current will be said as 1 ampere, 1 ampere will be charge 1 कूलाम हो जाए और टाइम 1 सेकेंड हो जाए. तो इसी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ 1 एम्पियर ऑफ करंट. इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर in 1 second or per second, then the current is said to be 1 ampere. So this is about the electric charge and current. अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज द, अब इसमें बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं. An electrical device sends out 78 coulomb of charge. तो हमें दिया है, अब हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमें क्या दिया है? चार्ज इज Q and it is 78 coulomb through a conductor in 6 seconds. Time is given as 6 seconds. Find the current flow. So I, current is to be find out, right? Current is to be find out. Current, that is I, is to be calculated. So we know the formula since I is Q by T. So Q is 78 by 6. So 6 ones are 6, 6 threes are 18. So current I becomes 13 ampere. This becomes the answer. Now next one, second question is here. What is the quantity of electricity required to provide a current of 10 ampere for 1 hour? So two things are given. What is given? Current of 10 ampere. So current, notation for current is I is 10 ampere, और क्या दिया है? Time is 1 hour. तो time T is equals to 1 hour, which is 3600 seconds. आपको क्या निकालना? What is the quantity of electricity required? मीन टू से चार्ज हमें फाइंड आउट करना है. तो सिंस Q is I is Q by T, so Q will be I into T. So I is 10 ampere into time is 3600 seconds. So this will be 36,000 coulomb of charge will be required, right, to complete this one. तो ये इसका आंसर हो गया. ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे. सो अब हम लोग चलते हैं अगले सम के ऊपर. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स. वही चीज है, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स. हमें आई की बात करना है, करंट की बात करना है. तो जब हम इसके अक्रॉस कोई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर देंगे
राइट। तो ये जो चार्ज है इसके अंदर वट एवर इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n electrons will start to move, and electron current is moving from higher potential to lower potential, and electron ये conventional to the current होते हैं या current is conventional to the charge होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स वही है, वापस से एक्चुअली ये रिपीट हो गया है। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, आई विल से I इज इक्वल्स टू Q बाई T, एंड Q जो है वो NE है एंड टाइम इज T। ये करंट हो गया, यूनिट वगैरह ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो दिस पार्ट हैज बीन रिपीटेड। शायद मुझे यहाँ एक चीज बताना पड़ेगा, ये जो बैटरी का सोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल्स। जैसे हम लोग अगर एक सेल या बैटरी की बात करते हैं ना, तो उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, एंड difference between positive terminal and negative terminal is called potential difference. Positive terminal is called higher potential, negative terminal is called lower potential. So difference between higher potential and lower potential is also called as the potential difference. तो बैटरी is the source of potential difference, और ये difference होगा तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। कोई भी चीज कब फ्लो होता है, जब when there is the difference between levels. टेम्परेचर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी का बॉडी, किसी को फीवर है, जब हम उसके बॉडी को टच करते हैं, देन वी फाइंड कि उसके बॉडी का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है। तो हीट इज गोइंग टू बी फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, एनीथिंग फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। दिस इज द कंसेप्ट फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ लेटर ऑन वी विल सी। ठीक है, तो ये टर्म तो रिपीटेड हो गया, सो विल नॉट टॉक अबाउट दैट मच। नेक्स्ट, ओके, एक टर्म है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस इज द opposition offered by the conductor to flow of current due to collision between electrons. अब एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूं, ये कोई कंडक्टर है, एंड इनसाइड दिस कंडक्टर देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेरी डेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भरे हैं इसके अंदर, एंड एज वी अप्लाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, अच्छा अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव जब तक कि हम यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करेंगे, और जैसे ही हम इसको सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करते हैं या सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट करते हैं, देन व्हाट हैपन्स, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्टार्ट टू मूव। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो बहुत है ना, एज दे स्टार्ट टू मूव सो दे कोलाइड विद ईच अदर, और जब कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मोमेंट को ही क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे या अपोज करेंगे, एंड ड्यू टू दैट रेसिस्टेंस प्रोड्यूसेस। तो उसके वजह से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोज हुआ, तो हमने पढ़ा है कि चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज, तो चार्ज का फ्लो अपोज होगा, और अगर चार्ज का फ्लो अपोज हुआ तो करंट का फ्लो अपोज होगा, बिकॉज करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड होंगे, सो दे विल अपोज देयर मोशन। तो ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन आई हैव रिटन कि रेसिस्टेंस क्या, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस में बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ substance which opposes the flow of an electric current through it, या सिंपली अगर मैं और इसको इंटेंसिवली एक्सप्लेन करना चाहूं तो रेसिस्टेंस क्या है, इट इज द opposition offered by the conductor
to flow of electrons due to collision, right? That is called resistance. एंड यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है, हम उसके बारे में आगे इन डिटेल पढ़ेंगे. तो रेसिस्टेंस कंडक्टर के अंदर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही चार्ज या करंट हम लोग बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो अगर अपोज हुआ तो दैट विल बी कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर. आई होप दिस कंसेप्ट हैज बीन क्लियर. Now move to the next point. तो next point we have, ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम लोग बात करें EMF ऑफ अ सेल एंड इंटरनल रेसिस्टेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे. तो EMF ऑफ अ सेल एंड इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस. EMF क्या है? Electromotive force. It is the work done per unit charge required to circulate the unit charge throughout the circuit once. That is called EMF. जहां से स्टार्ट हुआ वहां तक वापस लाने के लिए चार्ज को जितना वर्क डन रिक्वायर्ड हुआ, that work done per unit charge is called EMF. राइट? मैंने यहां पे डेफिनेशन किसी का नहीं लिखा है. और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि ये जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस अगर हम यूनिट चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक फ्रॉम ए टू बी लेके आते हैं, देन दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और एक और टर्म है इंटरनल रेसिस्टेंस. किसी सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट इज काइंड ऑफ कंडक्टर. अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि हर एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मूव करते हैं दे अपोज देयर मोशन ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, एंड दैट अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड इन सेल और इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल. ठीक है? और उसके वजह से इंटरनल रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ड्रॉप. ये तो एक एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया. अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये कोई सेल है. आप जरा समझिए कि ये सर्किट डायग्राम को मैं दूसरे ढंग से यहाँ पे बनाता हूं कि ये एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, राइट, R, और इसको हमने कनेक्ट किया है विद द सोर्स ऑफ EMF और द सेल, राइट. ऐसे आपको पता है कि सेल जो है बैटरी जिसको हम लोग ऐसे देखते हैं ना, यहाँ पे दो टर्मिनल्स होते हैं इनके. ये पॉजिटिव टर्मिनल है प्लस, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, राइट. अगर हम मल्टीमीटर से इन टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें तो वोल्ट मीटर से, तो इसका वोल्टेज यूजुअली कितना होना चाहिए, 1.5 होना चाहिए, बट हमें सपोज 1.2 मिलता है. कितना मिलता है? 1.2. तो एक टर्मिनल हमने यहां रखा और एक यहां पे, तो ये जो हमें मिला ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, V इज इक्वल्स टू, राइट, V इज इक्वल्स टू मिला. अगर मैं इसकी बात करूं कि ये हमारा एक सेल है, बैटरी है, राइट, और बैटरी का जो EMF है वो आपने देखा होगा सेल के ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, राइट. तो 1.5 वोल्ट इसका EMF है. कितना है? 1.5 वोल्ट EMF है. लेकिन जब हम इसके टर्मिनल्स का वोल्टेज निकालते हैं तो हमें 1.2 वोल्ट मिल जाता है. कितना मिलता है? 1.2 वोल्ट, राइट. यस. तो आई विल से कि ये जो 0.3 वोल्ट वो कहाँ चला गया? वही
इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होता है, राइट। और इंटरनल रेसिस्टेंस किसका होता है? ये जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, जिसको हमने यहाँ स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। तो स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेसिस्टेंस, राइट। मैं यहाँ पे सारे टर्म्स मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज को यहां से, इसको नाम मैंने दे दिया पॉइंट ए से सर्कुलेट करना स्टार्ट किया और ये पूरे सर्किट में घूम के वापस आ गया कहां तक? पॉइंट ए तक। तो जो वर्क डन रिक्वायर्ड होगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, ए से स्टार्ट हुआ, वापस पूरे सर्किट घूम के ए पे आया, तो दैट विल बी ईएमएफ, राइट। और अगर ये हमारा ए है एंड दिस इज बी, अगर चार्ज ए से स्टार्ट हुआ और घूम के बी तक आया तो दैट विल बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो यहां कहीं ना कहीं बी टू ए का पार्ट मिस आउट हुआ। अब बी टू ए पूरा सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट क्या ऑफर करता है? इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर करता है, राइट। और उस इंटरनल रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये इतने टर्म्स हमारे यहाँ पे हैं, तो मैं ये चीज यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि E जो है दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल, E इज द ईएमएफ ऑफ सेल। ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V, V इज द टर्मिनल, V ए बी लिख देता हूं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, PD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। स्मॉल r is the internal resistance, and capital R is the external resistance, right। और इस इंटरनल रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ पे पोटेंशियल में ऐसा रिप्रेजेंट कर देता हूँ, V इज द पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप। अब इसमें रिलेशन अगर हम देखें तो जो ईएमएफ है, यहां देख रहे हैं पोटेंशियल कौन सा हुआ? एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है और एक पोटेंशियल ड्रॉप V है। तो जो टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल है, ईएमएफ E is equals to terminal potential difference, that is potential difference across AB plus potential drop। तो potential difference V is IR, हम बाद में पढ़ने वाले, तो I into R plus I into small r, because potential drop के across internal resistance कितना है? small r है। हम इसके बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले, मतलब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमने आई कॉमन ले लिया तो इट बिकम, आई कॉमन ले लिया तो इट बिकम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इट बिकम्स E। सो अगर हमें यहां से I निकालना हुआ तो इट विल बी E बाई R प्लस R। ये हमारा फार्मूला हो गया, राइट। दिस बिकम द फार्मूला। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये होता है आई आर। हम बाद में ओम्स लॉ पढ़ने वाले, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ है। सो आई वी हैव कैलकुलेटेड दिस टर्म दैट इज ई बाई आर प्लस आर इनटू कैपिटल आर। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, दिस आल्सो विल बी द फार्मूला, राइट। ये भी एक फार्मूला पॉसिबल है। ये सब याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड प्रोबेबली दैट इज द, यस ऑफ कोर्स दैट इज द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है?
बेसिकली मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट पे नहीं आऊंगा, आप लोग ओम्स लॉ समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि अगर हमने एक सोर्स, एक बल्ब है, छोटा सा बल्ब है, और इस बल्ब को एक सिंगल सेल से कनेक्ट किया, सिंगल सेल से, राइट, और स्विच को ऑन किया, वही सेम बल्ब है और उसको हमने दो सेल से कनेक्ट किया, एक सेल पॉजिटिव नेगेटिव, तो दो सेल हो गए। तीसरा एक केस ले लेते हैं कि ये तीसरा सेम सेल है और सेम बल्ब है एंड वी कनेक्टेड विद द थ्री सेल्स। तो व्हाट विल बी ऑब्जर्वेशन? केस वन है, इसका ब्राइटनेस कम होगा, इसका ब्राइटनेस विल बी मोर और इसका ब्राइटनेस विल बी मैक्सिमम, राइट। कैसे बोल सकते हैं? यहाँ हम देखें पोटेंशियल वाज V1, यहाँ V2 और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज V3। तो ब्राइटनेस क्यों बढ़ रहा है? पोटेंशियल तो हम बढ़ा रहे हैं, ब्राइटनेस क्यों बढ़ेगा? बिकॉज ऑफ द करंट। तो पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? करंट बढ़ रहा है। यहाँ I1 था, यहाँ I2 वी कैन से, और यहाँ पे करंट इज I3, राइट। तो जैसे हम करंट बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल आल्सो इज इंक्रीजिंग। तो एक बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ रहा है, दोनों में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन किसके? पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to the current, or we can say current is directly proportional to potential, but we are applying the potential over here. तो वही है कि the current which flows in a conductor is directly proportional to the potential difference. तो current is directly proportional to potential difference, and if the temperature of the conductor is constant, not even temperature, मैं उसमें एक वर्ड इंक्लूड करना चाहूंगा, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर, जिसमें लेंथ, एरिया, ब्रेथ, मटेरियल, प्रेशर, टेम्परेचर, एवरीथिंग इज केप्ट अ कांस्टेंट, अगर ऐसा हुआ तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, according to a statement I can say the terminal potential difference is directly proportional to the current flowing through the conductor. तो जैसे ही हम लोग पोटेंशियल, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, we will write some constant and that constant is R. Here R is called the proportionality constant, which is resistance. R is the proportionality constant, which is called रेसिस्टेंस। इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस R हो गया, तो R, अगर रेसिस्टेंस R चाहिए तो इट विल बी V बाई I, राइट। So resistance is equals to potential difference upon current. Now unit of resistance will be unit of potential difference upon unit of current. Unit of potential difference, that is V, upon unit of current, that is I. तो unit of potential difference is volt upon unit of current is ampere, so it becomes volt per ampere, which will be volt per ampere is ohm, OHM, that's symbol is omega, right? So unit of resistance is ohm or omega. When the resistance will be said as 1 ohm, तो हम लोग देख रहे हैं सिंस R is equals to V by I, तो R will be of 1 ohm, it will be equals to unit of potential is volt, तो 1 volt upon 1 ampere, right? 1 ampere. तो resistance of a conductor is said to be 1 ohm if
1 ampere of current is flowing through any conductor which produces one potential difference of 1 volt. Then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm. So this is about the Ohm's law. तो आप लोग फार्मूला याद रखिएगा. Ohm's law क्या है बेसिकली? V is equals to IR, और यहीं से अगर हमें I चाहिए तो it will be V by R, या आपको R चाहिए तो it will be V by I. Terms must be clear. R is the resistance, V is the terminal potential difference, and I is the current flowing through the conductor. ठीक है, दिस इज अबाउट द ओम्स लॉ. अब हम लोग आगे चलेंगे. एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ड. द करेंट इन अ कंडक्टर, इट इज अ क्वेश्चन, करंट इन अ कंडक्टर इज 5 एम्पियर. क्या है ये? करंट है. तो सॉल्यूशन की बात करें, गिवन पार्ट हमें क्या क्या दिया है? गिवन करंट I, करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से. तो करंट I is equals to 5 ampere when the voltage between the ends of the conductor is 12 volt. तो potential difference V is equals to 12 volt, right? A पार्ट में पूछा what is the resistance, तो A पार्ट में पूछा है resistance, तो since resistance R is equals to V by I, V we have 12 by I we have 5, 5 to the 10 and 5 4 the 20, तो 2.4 ओम ये रेसिस्टेंस हो गया. अब बी पार्ट में पूछा है व्हाट विल बी द करंट इन द सेम कंडक्टर. करंट पूछा है, तो करंट इज टू बी फाइंड आउट in the same conductor if the voltage is increased to 42 volt. तो V is 42 volt and R अब हमें ये वाला यूज करना है, that is 12 by 5 ohm. तो हमें क्या चाहिए? I चाहिए. तो we know since I is equals to V by R, तो we have 42 by R we have 12 by 5, 12 by 5, तो ये उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 42 into 5 by 12, राइट? सो 14 4 70 by 4, राइट? तो I becomes 75 by 4 means 35 by 2, 17.5, okay, ampere. This become the फाइनल आंसर. आई होप ये भी सम आप लोगों को समझा होगा. तो अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट पार्ट इज द रेसिस्टिविटी. रेसिस्टिविटी क्या है? अब रेसिस्टिविटी के लिए हम लोग एक कंसेप्ट की बात करें. अगर आप ध्यान से देखिए तो कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ इज L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A. तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई रेसिस्टेंस होगा ना. यस. तो रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मैं प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो आपके घरों में अगर फैन और ट्यूबलाइट के जो कनेक्शंस होंगे उनके वायर पतले होते हैं बिकॉज उनका करंट कंजम्पशन कम होता है, पावर कंजम्पशन कम होता है तो उनको करंट कम लगता है. बट वहीं पे जो आपके घरों में एसी, रेफ्रिजरेटर या फिर कोई भी हाई कंजम्पशन, हाई करंट कंजम्पशन डिवाइसेस जो हैं या अप्लायंसेस जो हैं, उनमें चाहे मिक्सर ग्राइंडर हो या फिर गीजर हो, उसमें जो वायर लगे होते हैं बहुत मोटे होते हैं. क्यों? बिकॉज वो अप्लायंस ज्यादा करंट कंज्यूम करते हैं. तो ज्यादा करंट चाहिए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कब होंगे? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, आसानी से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन कैन पास थ्रू दैट वन.
राइट। तो हमारे एक चीज समझ में आ रहा है कि जो रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। आप जरा सोचिए कि अगर लेंथ बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए ज्यादा कोलिजन करना पड़ेगा एक दूसरे से, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन आसानी से पास करेगा, कोलिजन कम होगा, और कोलिजन कम होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। तो रेसिस्टेंस कब कम होगा? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। तो यही ऑब्जर्वेशन जो है वो हम लिख देते हैं और वहीं से हमारा कंसेप्ट ऑफ रेसिस्टिविटी आ जाएगा। तो आई कैन से कि एक्सपेरिमेंटली it is observed that, क्या ऑब्जर्वेशन है? रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर resistance R of a conductor is पहला पार्ट directly proportional to the length of conductor, that is L, and दूसरा it is and inversely proportional to the area of cross section, that is A। तो अब इसी टर्म को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज इनवर्सली, मतलब 1/, inversely proportional to the area of cross section. So as we'll combine these two equations, therefore from 1 and 2 हमें क्या मिलेगा? R is proportional to L by A, L न्यूमरेटर में, A डिनोमिनेटर में। Now as we'll remove proportionality sign, we will write some constant। यहाँ पे constant आ जाता है rho L by A, and this proportionality constant rho is called specific resistance or resistivity, right? तो specific resistance और resistivity क्या हो जाएगा? Since R is equals to rho L by A, हम लोग को यहाँ से रो चाहिए, तो रो का टर्म क्या हो गया? R A by L। अब यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी चाहिए, तो यूनिट ऑफ रो इट विल बी रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का मीटर, तो मीटर मीटर गेट कैंसल, वी आर गेटिंग ओम मीटर। इट इज द रेसिस्टिविटी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पार्ट इज द कंडक्टिविटी। एक और टर्म है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का नोटेशन सिग्मा है एंड इट इज 1/, रेसिस्टिविटी। सो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। reciprocal of resistivity is called conductivity।
and unit of conductivity will be 1 upon ohm meter, which will be per ohm per meter. अच्छा, resistance का reciprocal is called conductance. That also you have to remember. What is conductance? It is the reciprocal of resistance. तो टर्म्स याद रखिएगा. अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो you people can take the screenshot of this one. Another way, we'll move on the next topic. So next part we have relation between current and drift velocity. करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? पहली चीज तो ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है. हमने फिर से वही डायग्राम लिया है. ये कोई कंडक्टर है, इसको अगर हम सोर्स ऑफ बैटरी या ईएमएफ से कनेक्ट कर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, राइट. इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे स्टार्ट टू मूव. अच्छा, मूव कैसे करते? सीधा मूव नहीं करते. दे यूज टू ड्रिफ्ट विद अ सर्टेन वेलोसिटी, दैट इज vd, एंड दैट velocity with which electron is drifting in any conductor, that is called drift velocity. Drifting in sense ऐसे jump करते हैं randomly with a certain velocity, that is called the drift velocity. तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लें कि ये जो कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज ए, एंड एल बी द लेंथ ऑफ कंडक्टर, राइट. एल बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो यहां मैं मेंशन कर दूं कि कंसीडर एनी कंडक्टर, थोड़ा सा लिख दे, कंसीडर एनी कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area of cross section A having n number of electrons, right. तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, it will be V is equals to area into length, right. So total charge inside that conductor, so total charge in the conductor, टोटल चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट कर दें, एंड Q विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इच इलेक्ट्रॉन. मान लेते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इनटू वॉल्यूम. तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा हमारा? एरिया इनटू लेंथ. ये याद रखिएगा, टोटल चार्ज इन a conductor becomes NEAL. L is the length of conductor, वो हम पहले मेंशन कर चुके हैं. तो हमें यहाँ करंट चाहिए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टर्म लाना है. तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट करते हुए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव यहां से यहां जब आता है, फ्रॉम हियर टू हियर, तो इट टेक्स टाइम t. It takes time t. Let small t be the time taken by the electron, या चार्ज लिख सकते हैं, to cover length L, right. तो टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने vd पहले एज्यूम किया है. तो सिंस स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इज vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज l अपॉन टाइम इज t, राइट. तो ये टर्म याद रखना है हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए करंट, राइट.
क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो करंट का टर्म हम यहां से देख लें, सिंस करंट I is Q by T, राइट। तो Q वी हैव, यहां Q स्मॉल कर दूं, Q by T, तो Q वी हैव, Q हमारे पास क्या है, NEAL, राइट, NEAL अपॉन T का टर्म हो गया, बट लेंथ अपॉन टाइम, ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस पार्ट आई कैन से, यहां से हमें लेंथ अपॉन टाइम, ये टाइम, ये टर्म क्या हो गया, वीडी हो गया, तो ये मिल गया NEAVD, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें करंट का टर्म I मिल गया NEAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में करंट मिल गया, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए यहां से, तो VD क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम्स I by NEA। टर्म्स मस्ट बी क्लियर, हर एक टर्म आपका क्लियर होना चाहिए। I इज द करंट, VD is the drift velocity, N is the number of electrons, E is the charge on each electron, and A is the area of cross section। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या मिल गया, I by NEA, ठीक है। अब हम आगे इसी के बारे में और बात करेंगे, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी। तो अभी जो हमने देखा, हमने क्या देखा, हमने निकाला था करंट I इज इक्वल्स टू NEAVD, राइट। तो यहां से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD देखा, इट बिकम्स I by NEA। ये रिजल्ट हम पहले का लिख लेते हैं। और डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो उनका एक्सेलरेशन भी होगा। तो व्हाट इज द टर्म एक्सेलरेशन, हमें पता है, सिंस एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स इज QE by m। तो यहां इंस्टेड ऑफ QE वी विल राइट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन m। ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं उनका वैल्यू हमें क्या मिल गया, E by m, विच आल्सो वी कैन राइट, इसको हम थोड़ा और एक नेक्स्ट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वी कैन राइट E एज E, और एक और रिलेशन हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन पढ़ा, हमने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू E इंटू डी और E इंटू एल, और V इज इक्वल्स टू E इंटू एल, लेंथ का टर्म है। तो यहां हम E के जगह V by L डाल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ E वी कैन राइट V by L, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, राइट। सो दिस बिकम E, कैपिटल E के जगह V by L, और ये M ऑलरेडी है, राइट, V by L कर दिया, और E by M तो ऑलरेडी है। ये हमें क्या मिल गया, एक्सीलरेशन मिल गया, राइट। ये हमें क्या मिल गया, एक्सीलरेशन मिल गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलरेडी क्या होता है, एक्सीलरेशन इनटू टाइम होता है, राइट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन इनटू टाइम, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलरेडी हमने निकाला है I by NEA। सिंस दोनों को हम लोग करके लिखते हैं, दिस इज इक्वेशन A, दिस इज B। अब दोनों को अगर हम इक्वेट करें, सो इक्वेटिंग इक्वेशन A एंड B, क्या मिलेगा हमें मिलेगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज इक्वल्स टू, ये जो टाइम है दिस इज रिलैक्सेशन टाइम, I by NEA,
और एक्सीलरेशन ऑलरेडी हम लोग ये पार्ट कैलकुलेट कर चुके हैं। एक्चुअली इस एंटायर पार्ट में हम करना क्या चाहते हैं, रेसिस्टेंस निकालना चाहते हैं, और रेसिस्टेंस मिल जाएगा तो रेसिस्टिविटी भी हम कर सकते हैं। तो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट वी वांट टू राइट, यस। तो एक्सीलरेशन इनटू टाइम, सो एक्सीलरेशन का ये वैल्यू है दिस वन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी कैन राइट एक्सीलरेशन के जगह, इसको मैं इक्वेशन सी नाम दे देता हूं, दिस इज आवर इक्वेशन सी, ये हमारा इक्वेशन सी हो गया। सो एक्सीलरेशन के जगह, इस जगह एक्सीलरेशन के जगह हम क्या डाल दें, ई वी, ये पोटेंशियल है, अपॉन एम इंटू एल, ये एक्सीलरेशन हो गया, इज इक्वल्स टू आई बाई एन ई ए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेसिस्टेंस, आर का टर्म चाहिए। तो आर क्या होता है, अब देखिए यहां मिल गया हमें वी, ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, सिंस V इज इक्वल्स टू आई आर, तो R चाहिए तो इट विल बी V बाई आई। अब V और I के टर्म्स को एक साइड कर ले, यहाँ V है, यहाँ से I नीचे लेके आए, सो V बाई आई, इस I को हम इधर लेके आ गए और ये टर्म ऊपर लेके जाएंगे, तो ये आ गया M इंटू एल अपॉन N, E नीचे चला जाएगा, एन ई स्क्वायर ए, और ये v बाई आई क्या हो गया, r हो गया। तो r हमें मिल गया एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए, राइट। ये रेसिस्टेंस मिल गया। तो हमने दो चीज देखा इस फॉर्मूले से कि रेसिस्टेंस m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर है, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to minus 19, that is also constant. So we are getting resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area. तो हमने जो कंबाइन किया था इक्वेशन, राइट, हमने पीछे एक इक्वेशन निकाला है, एज आई कैन शो यू यहाँ पे रेसिस्टेंस वाले पार्ट में। चलिए मैं यहीं से कंटिन्यू कर देता हूं। हमने पीछे एक टर्म निकाला है, रेसिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, राइट। तो रो क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इनटू एल बाई ए। तो एल बाई ए का टर्म तो यहाँ पे भी है, एज वी कैन सी एल बाई ए मिल चुका है। तो ये जो पार्ट हुआ m बाई एनी स्क्वायर इज द रेसिस्टिविटी। सो देयरफॉर हमें मिल गया रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू m बाई एन ई स्क्वायर। ये रेसिस्टिविटी हो गया। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मिल गया ml बाई एन ई स्क्वायर ए, राइट। और इसको अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में भी लिखना चाहें आर को तो भी लिख सकते हैं। तो देयर आर द वेरियस एप्लीकेशंस, जैसे हम लोग चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो ये ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी ये हमने बता दिया। यहाँ से ये भी प्रूफ कर दिया कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो आई होप ये एंटायर पार्ट आप लोगों ने समझा है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, एंड नेक्स्ट पार्ट इज द मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑलरेडी हम पिछले रिलेशन से लेके चले, पिछला रिलेशन यहां देख लें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टर्म I इज इक्वल्स टू एन ई वी डी मिला है हमें,
और ये पार्ट एक्सेलरेशन हमें मिला है, और यहां से राइट दिस टर्म आई कैन से, कहीं से भी हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, I इज इक्वल्स टू NEAVD, चलिए मैं अप्लाई करता हूं उसी टर्म में। तो वी नो मेनली हमें क्या चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सिंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD वी हैव I by NEA, ये टर्म है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मोबिलिटी जो है म्यू ई, ये हमारा नोटेशन है मोबिलिटी का, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज कॉल्ड मोबिलिटी, ये मोबिलिटी है, मोबिलिटी म्यू इज इक्वल्स टू, तो VD क्या है हमारा टर्म, VD इज I by NEA into 1 by E, राइट। सो टर्म मिल गया हमें, और इसके पॉसिबल फॉर्मेट्स हैं, बट आई विल राइट I by NEA into E। अब वापस से V और E में क्या रिलेशन है, हमें पता है V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, राइट। तो यहाँ पे हम E के जगह V बाई L का टर्म डाल दें, V बाई L, तो हमें इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, राइट। तो दिस कैन बी रिटन एज I बाई NEA, और E के जगह क्या डाल दिया, V बाई L, विच विल बी I by I into L by NEAV, राइट। तो ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, बट हमें मेनली ये टर्म चाहिए था, तो दिस इज फॉर अस, राइट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये हमारा मोबिलिटी का टर्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा है कि ओम्स लॉ जो है, मैं पॉइंट वाइज तो नहीं बता रहा हूं, बट मेन पॉइंट्स बता रहा हूं कि हमने ओम्स लॉ क्या पढ़ा है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो R इज इक्वल्स टू V बाई I, राइट, यस। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V और I का ग्राफ, तो जब हम R चाहिए हमें तो V बाई I, तो V हमारा Y एक्सिस पे, I हमारा X एक्सिस पे हुआ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ वी शुड गेट, ये एक्चुअल आना चाहिए। बट जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये ग्राफ जो है हमारा स्ट्रेट ना होके यहां से ऐसे चेंज होने लगता है। तो ये लिमिटेशन है कि इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द राइज इन टेम्परेचर। और दूसरा लिमिटेशन ये है कि हमें पता है कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स होते हैं, ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेसिस्टेंसेस होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, एनटीसी और पीटीसी। एनटीसी स्टैंड्स फॉर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड पीटीसी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एनटीसी एंड पीटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। तो वहां पे भी ग्राफ हमें एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा नहीं मिलता। और एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसमें भी हमें ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता। एनटीसी के एग्जांपल्स हैं लाइक जो फायर अलार्म के सेंसर्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेसिस्टेंस, दे आर द सेमीकंडक्टर्स। तो Ohm's law is not applicable for the semiconductors also। तो ये सब छोटे छोटे limitations हैं।
तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट मैं बहुत ज़्यादा नहीं कवर कर रहा हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू. So now we'll move on the next part. Next is the resistor color codes, color code of resistors. तो कलर कोड मतलब रेसिस्टेंसेस को देख के हम कैसे फाइंड आउट करें, रेसिस्टर्स को देख के उनके वैल्यूज हम कैसे डिसाइड करें. तो उसके लिए दो सीक्वेंस आप बना सकते हैं जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा. पहला है ब्लैक ब्राउन रॉड capital R, okay, black brown rod of your gate becomes very good when colored with gold and silver. दूसरा एक तरीका है याद रखने का. दूसरा चाहे जैसे आपको याद रहे, मुझे तो पहला वाला ज्यादा बेटर लगता है जो मैंने लिख दिया, ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट बिकम्स वेरी गुड व्हेन कलर्ड विद गोल्ड एंड सिल्वर. दूसरा हो सकता है सेकंड, ओके, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has very good wife wearing with gold and silver necklace. So this is the way how we can remember the सीक्वेंस ऑफ द कलर्स. तो मैंने जैसा पहले बताया कि मेरे लिए तो लगता है कि पहला वाला ज्यादा बेटर है. कलर देखें, ब्लैक, ब्राउन, रेड, आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, जी ग्रीन, बी ब्लू, वी वायलेट, जी ग्रे, W white, gold, colored with gold and silver. तो gold, silver and last is no color. तो ये हमारे कलर हो गए. यही सेम चीज हमारा इसमें भी है, सेकंड वाले में भी. तो आपको जैसा बेटर वे अच्छा लगे. अब यहां आता है डिजिट या नंबर में लिखा है. तो डिजिट स्टार्ट विद द 0. ब्लैक के लिए डिजिट 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9. एंड देन नेक्स्ट टर्म इज मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर हमारा जो 10 का पावर है, 10 raised to 0, आई विल राइट प्रीफर 10 raised to 0, which of course 1 है, but I will prefer to write 10 raised to 0. 1 के लिए 10 raised to 1, 10 raised to 2 and so on, right? तो आपको 10 raised to 9 तक याद रखना है, ये जरूरत नहीं पड़े हमें गोल्ड एंड सिल्वर के. एंड लास्ट इज द टॉलरेंस. गोल्ड के लिए 5% प्लस माइनस 5%, टॉलरेंस इज प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10% एंड प्लस माइनस 20%. गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5% टॉलरेंस, सिल्वर के लिए गोल्ड, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10% एंड नो कलर है तो प्लस माइनस 20%. अब जो रेसिस्टेंसेस हमें दिखेंगे ना, एक्चुअल में ऐसे दिखेंगे. तो इनके ऊपर 3 बैंड होगा. जो फर्स्ट बैंड है, फर्स्ट बैंड इज द फर्स्ट डिजिट. सेकेंड बैंड इज सेकेंड डिजिट. थर्ड बैंड इज टॉलरेंस.
sorry, third band is multiplier, fourth band is tolerance, राइट। ये अब यहाँ एक एग्जाम्पल हमने लिया है, एक नहीं इनफैक्ट दो ले लिया है, कि अगर ऐसे 4 बैंड हमें दिए हैं जिनके कलर्स हैं रेड 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 सिल्वर, तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? रेसिस्टेंस विल बी, फर्स्ट बैंड इज फर्स्ट कलर, ये जो फर्स्ट बैंड है वो रेड है, तो रेड के लिए फर्स्ट बैंड इज फर्स्ट डिजिट, तो डिजिट या नंबर, रेड के लिए कौन सा है? रेड के लिए 2 है, तो 2। सेकेंड बैंड वापस रेड है, वापस 2। थर्ड बैंड क्या होता है? मल्टीप्लायर। सेकेंड बैंड सेकेंड डिजिट है इसलिए एज इट इज लिख दिया। थर्ड बैंड हमारा रेड है और थर्ड बैंड कौन सा? मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर रेड के लिए कितना है? 10⁻²। तो मल्टीप्लायर इसलिए इंटू 10⁻²। लास्ट बैंड इज द टॉलरेंस, तो टॉलरेंस कौन से कलर के लिए? सिल्वर के लिए, तो सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितना है? सिल्वर के लिए गोल्ड सिल्वर के लिए टॉलरेंस ±10% है, तो ±10% ओम। दिस बिकम द रेसिस्टेंस। ऐसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अभी आप लोग बताओ इसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेसिस्टेंस ऑफ दिस वन। पहला बैंड है येलो, फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट, सेकेंड बैंड सेकेंड डिजिट, तो येलो के लिए डिजिट कितना है? येलो के लिए डिजिट इज 4, एज इट इज वी विल राइट। सेकेंड बैंड इज वॉयलेट के लिए वापस डिजिट देखना है, तो वॉयलेट के लिए डिजिट कितना है? 7, तो 47। थर्ड बैंड इज मल्टीप्लायर ब्राउन है, ब्राउन के लिए 10⁻1, तो इंटू 10⁻1। देन गोल्ड, तो गोल्ड के लिए प्लस माइनस कितना है? गोल्ड के लिए ±5%, तो ±5% ओम। दिस बिकम द रेसिस्टेंस ऑफ दिस वन। तो रेसिस्टर कलर कोड जो हमें रेसिस्टर दिखाया जाएगा या जो भी कलर उसके आइडेंटिफाई हम करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये सीक्वेंसली टेबल पता होना चाहिए जिसके लिए कलर सीक्वेंस है। ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट बिकम्स वेरी गुड व्हेन कलर्ड विद गोल्ड एंड सिल्वर। उस सीक्वेंस में हम सारे कलर लिखेंगे, फिर नंबर जो डिजिट है, डिजिट ऑलवेज स्टार्ट विद द 0 1 2 3 4 5 6 8 9, तो कलर के हिसाब से लिखते चले जाएंगे। देन मल्टीप्लायर जो 10 का पावर है डिजिट वही रखेंगे। टॉलरेंस गोल्ड के लिए +-5%, सिल्वर के लिए +-10% एंड नो कलर, अगर चौथा कलर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 ही कलर हैं, तो लास्ट टॉलरेंस विल बी +-20%। So this is the way to calculate the resistance of a color code या कार्बन रेसिस्टर कलर कोड्स बोलते हैं या इनको हम कार्बन रेसिस्टर बोलते हैं। तो दिस पार्ट इज आल्सो ओवर। आई होप समझ में आया आप लोग को। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट वी हैव दैट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। यहाँ मैंने फार्मूलाज वगैरह लिखे हैं बट आप उसको ध्यान नहीं देना है। आपने थर्मल एक्सपांसन जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था, जिसमें लीनियर एक्सपांसन के बारे में पढ़ा है। थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ L0 है एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब हम इस कंडक्टर को हीट करेंगे तो इसका लेंथ बढ़ता है, और हमने एज्यूम कर लिया कि दिस लेंथ बिकम्स LT एट T डिग्री सेल्सियस। तो दो चीजें हुई, इंक्रीज इन लेंथ क्या हुआ? इंक्रीज इन लेंथ, इट बिकम्स फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। और राइज इन टेम्परेचर क्या हुआ? राइज इन टेम्परेचर, इट बिकम्स T-0, दैट इज T डिग्री सेल्सियस। तो एक ऑब्जर्वेशन है कि इंक्रीज इन लेंथ जो है LT माइनस L0,
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। अगर 1 मीटर का वायर है और उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं, अगर उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर बढ़ता है तो वही वायर अगर 10 मीटर का है ओरिजिनली तो उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ के ऊपर डिपेंड किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड सेकेंड फैक्टर इज द राइज इन टेम्परेचर। तो increase in length is directly proportional to rise in temperature, that is T डिग्री सेल्सियस, T माइनस 0। तो इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया था तो एल टी माइनस एल नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट इंटू टी। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता अल्फा एल नॉट इंटू टी एंड इट बिकम्स एल टी माइनस एल नॉट। तो अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन। ऐसा ही सेम कंसेप्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेज। देखिए धूप में आप मोबाइल यूज करते हो तो लैग होने लगता है, क्यों? टेम्परेचर बढ़ गया तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है तो परफॉर्मेंस उसका लो हो जाता है। या मैं ऐसे बोलूं कि जो कंप्यूटर्स होते हैं या जो सर्वर रूम्स होते हैं वो उनको वहाँ पे एसी रखा होता है, एसी जो उसको कूल करता है या टेम्परेचर को डाउन करता है तो उनका परफॉर्मेंस बेटर होता है। तो मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेसिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज। तो वही कंसेप्ट है, हम लोग यहाँ पे भी सेम चीज एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कोई कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस इज आर नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो लेट अस एज्यूम कि कोई ये कंडक्टर है, अब इसका लेंथ तो नहीं बढ़ाएंगे हम, कोई कंडक्टर है इसका रेसिस्टेंस आर नॉट है एट 0 डिग्री सेल्सियस रेसिस्टेंस, और जब टेम्परेचर बढ़ा तो इट्स रेसिस्टेंस, ये डायमेंशन सेम रहेगा, तो इसका रेसिस्टेंस जो है वो हो गया आर टी एट टी डिग्री सेल्सियस, राइट, जस्ट वी कैन से। तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं, या आर टी के जगह हम लोग सिर्फ आर लें, आर एट टी डिग्री सेल्सियस, राइट, इट बिकम्स आर एट टी डिग्री सेल्सियस। तो इंक्रीज इन रेसिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज इन रेसिस्टेंस, increase in resistance becomes R minus R naught, right? और rise in temperature क्या हुआ, rise in temperature it becomes T minus 0 which becomes T degree Celsius, right, T degree Celsius। तो जब now we can say कि increase in resistance, since increase in resistance R minus R naught is directly proportional to R naught and increase in resistance is directly proportional to T डिग्री सेल्सियस। तो दोनों को अगर जब हम इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा R माइनस आर नॉट इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू टी। यहाँ टी के जगह थीटा लिया हुआ है, यहाँ देखेंगे टी के जगह क्या लिया हुआ है, थीटा लिया हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है, तो डिपेंड करता है अपने ऊपर। सो आर माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट इंटू टी। अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ये आर नॉट को इधर भेजेंगे तो आर बिकम्स आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट इंटू टी, और जब हम आर नॉट कॉमन लेंगे तो हमें मिला 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, इट बिकम्स आर। यही फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, एट दिस प्लेस आर इज इक्वल्स टू आर नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे अल्फा इज कॉल्ड, अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, temperature coefficient of resistance. What do we say? Temperature coefficient of resistance.
तो यहाँ से टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अगर हमें डिफाइन करना अल्फा चाहिए तो अल्फा विल बी R माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी। तो ये अल्फा का फॉर्मूला हो गया। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस में बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, दो और कंडीशन है यहाँ पे। कंडीशन है एज आई कैन से, ये कोएफिशिएंट है, ठीक है। ये कंडीशन है कि इफ R1 एंड R2 बी द रेसिस्टेंसेस एट, हमें जूम कर लेते हैं, कंडीशन है इफ R1 is the resistance, be the resistance at theta 1 degree Celsius and R2 be the resistance of the conductor at theta 2 degree Celsius, then जो कंबाइन अल्फा होगा इनका, then we can say R1 will be R naught in bracket 1 plus alpha into theta 1 according to this formula। कहाँ गया? इस फॉर्मूले के हिसाब से R1 will be R naught 1 plus alpha into theta 1। अभी टेम्परेचर हम T1 T2 नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? थीटा 1 एंड थीटा 2। तो ये हमारा 1 हो गया। और दूसरा R2 जो है वो हो जाएगा R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा 2, दिस इज 2। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे या डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड कर देंगे और डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो हमें क्या मिलेगा? R1 बाई R2। देखिए एक स्टेप में डायरेक्टली कर रहा हूँ, R नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा थीटा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब हम अल्फा को सेपरेट करेंगे तो अल्फा हमारा आना क्या चाहिए? आएगा ये R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू थीटा 2 माइनस R2 इंटू थीटा 1, राइट। ये आप लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। यहाँ इस स्टेप के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अल्फा के टर्म्स को सेपरेट करके अल्फा ही फाइंड आउट करना है, ये आना चाहिए। आता है तो सब लोग प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप लोग को ये एक्सप्रेशन आया या नहीं आया। सो आई होप ये भी पार्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है। अब हम लोग आगे चलेंगे, इसी का एक लास्ट कंटिन्यूएशन पार्ट है दैट वी विल डिस्कस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। तो अभी हमने देखा कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस हमने देखा, सिंस अब इसमें कुछ बताना नहीं है, सिंस टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, क्या देखा हमने? RT is equals to R naught in bracket 1 plus alpha into डेल्टा T। चलो मैं T ही लिख देता हूँ, डेल्टा T, राइट। अब यहाँ पे अलग नोटेशन ले लिया, है तो चेंज इन टेम्परेचर ना, दैट इज वेरी सिंपल थिंग। एंड वी नो कि रेसिस्टिविटी इज डिपेंडिंग ऑन द, हमने क्या पढ़ा है? रेसिस्टेंस, सिंस रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, तो अगर डायमेंशन सेम है L और A के, तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, दैट वी कैन से यहाँ से। तो रेसिस्टिविटी के लिए अभी हमें जो टर्म्स मिलने वाले वो सेम मिलने वाले हैं। तो देयरफॉर रेसिस्टिविटी at temperature T will be
रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये रेसिस्टिविटी के लिए भी सिमिलर फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, राइट। और रेसिस्टिविटी ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज m अपॉन एन स्क्वायर इंटू टाउ। ये हमने कहाँ किया है, ओम्स लॉ जब हमने प्रूफ किया था, या रेसिस्टिविटी हमने प्रूफ किया था, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए ना, वहीं से डिसाइड किया था। तो रेसिस्टिविटी का टर्म हमारा क्या आया था, m बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। यहाँ पे अल्फा is again called the temperature coefficient of resistivity। वहां टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस में टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस था, बट यहाँ अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। यहाँ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस और यही अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। सो दिस पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। तो आई होप हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कुछ आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इस लेक्चर 1 में जो कुछ समझाया है, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया, बेसिक से एवरीथिंग। एंड आई होप यू पीपल एंजॉय द लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए। अगले वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी का ही हम लोग लेक्चर 2 जो पार्ट बनाएंगे, उसमें इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल इंक्लूड। और ये जितने भी मेरे वीडियोस हैं उसको किसी भी बोर्ड का बच्चा अगर देखना चाहे तो देख सकता है, बिकॉज मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सभी बच्चों को सेटिस्फाई कर सकूं, और चाहे जो भी बोर्ड के हों, सीबीएसई हो, आईएससी हो या स्टेट बोर्ड हो, किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हों, कंसेप्चुअल वे में पढ़ाता हूं। तो आई होप सब कुछ समझा आप लोगों ने। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।